2 साल पहले देश ने कोरोना की त्रासदी झेली है। हजारों परिवार ऐसे हैं जो बहुत पीड़ित रहे, दुखित रहे, और कोई ना कोई ऐसी समस्या उनके सामने आई। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपनी माँ को खोया, तो किसी ने भाई, किसी ने बहन। और ऐसे तमाम परिवार हैं जो आज भी कोरोना के उस दर्द से उबर नहीं पा रहे हैं। और हमारे साथ एक ऐसी ही बेटी है जिसने कोरोना के उस दंश को बहुत कुछ भरसक प्रयास किया है, कम करने की कोशिश की है। उसने भी अपने पिता को उस त्रासदी में खोया है और आज वो बेटी हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बेटी ने एक ऐसी मिसाल पेश की है। वैसे तो समाज में सभी जानते हैं कि बेटियों का दर्जा बेटों से कम नहीं है, और वैसे भी भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी बुलंद करती है और लगातार बेटियों को आगे लाने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ एक ऐसी ही बेटी है जिसने उस कोरोना काल से उबर कर अपने पिता को खोने के बाद माँ का सपना पूरा किया है, और उस पिता का भी सपना पूरा किया है जो किसी वजह से आज उनके साथ नहीं है। और उनका जो सपना था कि माँ को तीर्थ यात्रा कराएंगे, लेकिन उस बेटी ने व्हील चेयर पर रहकर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दौरान उनके पिता को खोया है उस बेटी ने, उसी दौरान उनकी माँ को भी बीमारी का शिकार होना पड़ा, और बीमारी की वजह से आज वो चल फिर नहीं पाती हैं, और दोनों पैरों की वजह से आज वो व्हील चेयर पर चलती हैं। लेकिन उस बेटी ने उस व्हील चेयर पर रहकर बेटी ने उस माँ का इलाज कराया। भोपाल में जाने के बाद आज भी इलाज लगातार जारी है माँ का, और उस बेटी की तीर्थ यात्रा, माँ की तीर्थ यात्रा का जो सपना उस बेटी ने पूरा किया है। तो आज हम विस्तार से थोड़ा उस बेटी के उस अभियान, उस बेटी के उस मेहनत के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, और ये जो सपना पूरा किया उन्होंने, अपने उस पिता के सपने को पूरा किया, तो ये उन्हें जो आत्मविश्वास, ये ऊर्जा कहाँ से मिली। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है, सबसे पहले ये बताइए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम प्रियंका सैनी है। मैं हनुमान टोरे के पीछे रहती हूँ, छतरपुर में। अच्छा, तो ये बताइए कि ये मैंने सुना है कि कोरोना के समय आपने अपने पिता को खोया है। बहुत कई तमाम परिवार हैं हमारे, हमने देखा था कि जिस समय कोरोना की जो लहर चल रही थी, तो हमारे आसपास कहीं ना कहीं खबर सुनने को मिल जाती थी, किसी ने आज यहाँ डेथ हुई, आज वहाँ डेथ हुई। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ था कि अचानक आपके पिताजी की विष के शिकार हो गए थे? पापा को हुआ कुछ नहीं था। एक्चुअली में उनकी पहले से ही तबीयत खराब रहती थी, लेकिन उनकी उस दिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाना था दिखवाने के लिए। तो उनसे बोला है कि आप तैयार हो जाना, अब चलना है। तो वो डर गए एकदम से, बोले लगे नहीं जाना है, और उनको लगा कि कोरोना हो गया उनको, तो बोले नहीं जाना है, डॉक्टर बंद कर देंगे कमरे में। बस मैं नहाने चली गई और मम्मी खाना बना रही थी। मम्मी ने भाई से बोला कि जाओ पापा को खाना के लिए पूछ के आओ। तो भाई गया, तो जब तक पापा मिले ही नहीं थे। अच्छा, तो उनको कोई पहले से कोई बीमारी रही है क्या, जो अचानक से, या कोरोना में जो होता था कि अचानक से ही किसी को अटैक वगैरह आता था, कुछ होता था और पता नहीं चलता था, अचानक मौत हो जाती थी? नहीं, पापा को कोई बीमारी नहीं थी ऐसी। उनको अटैक ही आया था कोरोना का, उन्हें लोड ले लिया। अच्छा, तो पिताजी की उम्र कितनी थी आपकी? पापा की उम्र थी 50 के आसपास। तो जो पिताजी का सपना था, जो आपने जो हम जो बात करने जा रहे हैं विस्तार पूर्वक, कि पिताजी चाहते थे कि या तो किसी जैसे नौकरी, जैसा कि आपने बताया कि नौकरी में व्यस्तता की वजह से उनको समय नहीं मिल पाता था, वो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, समय नहीं निकाल पाए। तो पिताजी के अचानक जाने के बाद फिर माँ के साथ अचानक कैसा, क्या हो गया, क्या हादसा हो गया कि अचानक उनको इतनी भारी बीमारी का शिकार होना पड़ा? अब मम्मी का तो ऐसा है कि हाँ, उन्हें पहले से सांस थी, जिसको अपन अस्थमा बोलते हैं, उन्हें पहले से अस्थमा था। लेकिन पापा के रहते रहते इतना पता नहीं चलता था। पापा का हर काम करती थी वो, लेकिन जब से पापा शांत हुए तो मम्मी को भी सदमा लग गया, तो वो भी ऐसे ही हो गई। उनका एक जो लंग्स है वो खराब हो गया। अब वो ऑक्सीजन पे रहती है, मिनी वेंटिलेटर पे। मतलब आपके कहने का पिताजी के जो दर्द था, जो पिताजी का वो सहन नहीं कर सकी, उसी की वजह से जो है उनका सदमा उनको बैठा, और आज वो व्हील चेयर पर रहती हैं। तो फिर ये एक माँ पिताजी के जाने के बाद एक कैसे भावना व्यक्त की आपकी माँ ने कि मेरा एक जो सपना था, आज मैं व्हील चेयर पर हूँ, और जैसे कि आपने बताया फेफड़े की उन्हें बीमारी है, तो उन्होंने ये जो वृंदावन की जो पेशकश की, आपने कहा था कि वृंदावन, तो ये वृंदावन की बात कहाँ से आई? तो उन्होंने पेशकश की थी, मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ बेटी। अब उनका ऐसा था कि ऑक्सीजन पे तो रहती थी, तो उनको कहीं जाने में ये लगता था कि लोग क्या बोलेंगे कि बताओ ऑक्सीजन पे हैं, व्हील चेयर पे हैं, फिर भी इधर आए दर्शन करने के लिए। लेकिन अब वो बोलते हैं बाकी बिहारी की कृपा थी, उन्हें बुलाना था और मम्मी का जाना हो गया, तो फिर उनको ले गए, ऑक्सीजन भी लगी। तो ये पूरा एक पूरा क्रम है, जो सिलसिला है। हाँ। क्या संघर्ष करना पड़ा यहाँ से एक घर के किसी चारपाई से या किसी कमरे से निकाल कर वृंदावन तक व्हील चेयर पर माँ को ले जाने में आपको क्या संघर्ष का सामना करना पड़ा, और क्या
वो एक पूरा जो सिलसिलेवार है, थोड़ा बताइए हमें कैसे आपने पूरी व्यवस्था की, आप वृंदावन तक कैसे पहुंची माँ को लेकर? यहाँ से तो ट्रेन से गए हैं। वैसे बहुत डर लगता है ट्रेन से, क्योंकि वो 2-4 मिनट ही रुकती है, तो वहाँ चढ़ाना और उतारना बहुत ही टफ हो जाता, फिर सामान भी नहीं तो जैसे बिना व्हील चेयर के माँ कितने कदम चल पाती हैं? वो नहीं चल पाते, बिल्कुल भी नहीं। नहीं वो नहीं चल पाते, उनकी सांस फूलने लगती है, वो नहीं चल पाते। अच्छा, तो ट्रेन में जैसे चढ़ाने से लेकर, जैसे आप यहाँ से रेलवे स्टेशन तक पहुंची होंगी, फिर वहाँ से ट्रेन में बैठाने से लेकर रिजर्वेशन मान लीजिए उनका हो गया, तो ट्रेन में तो अच्छी खासी व्यवस्था होती है वहाँ, और वहाँ से व्हील चेयर से रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद वृंदावन में आपको परेशानी नहीं हुई? नहीं हुई, क्योंकि व्हील चेयर से ही पूरा उन्हें वृंदावन और मथुरा घुमाया। तो कहाँ कहाँ वृंदावन में कहाँ कहाँ गई है माँ को लेकर? मम्मी को बांके बिहारी के दर्शन करवाए, और निजीवन गए, प्रेम मंदिर गए, और वैष्णो देवी माता मंदिर गए, ये सारी जगह उनको दर्शन करवाए। तो वो व्हील चेयर जो है उसका संचालन, जो उसको चलाने का काम, वो आप ही करती थी कि आपके साथ कोई और था? नहीं, मैं भी करती थी, छोटा भाई है वो भी। अच्छा, आपका छोटा भाई, कितने भाई हैं आपके? 2 भाई हैं। अच्छा, 2 भाई और बहन? 1 बहन है। अच्छा, तो ये दारोमदार जो पूरा है परिवार का, पिताजी के जाने के बाद, जैसा कि बताया कि पिताजी के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी इसी बहन की है। एक बड़ी बहन जो है वो विवाहित हो चुकी है, उनकी शादी हो चुकी है, और 2 छोटे भाई हैं। तो इस जिम्मेदारी के अलावा कि माँ का आपने ये सपना पूरा किया, वृंदावन में आपने उनको दर्शन कराए, तो उस माँ के क्या उद्गार थे? उस माँ ने क्या, जब उनका ये सपना पूरा किया तो उस माँ ने आपके लिए क्या कहा था? उनने बस यही कहा था कि तारीफ की थी, और जो माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है तो वही दिया उनने। अच्छा, उन भाइयों के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जैसे आज जिम्मेदारी आप पे आन पड़ी है, तो उन भाइयों के लिए उनको पढ़ाने लिखाने से लेकर घर में जैसे खाना पीना बनाना खाना ये सब, तो माँ की भी मुझे लगता है कि जब व्हील चेयर पे है माँ, तो वो किसी काम को तो शायद करने में सक्षम नहीं है, तो सुबह से लेकर शाम तक सारी जिम्मेदारियाँ आप पड़ी हैं। इसमें आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपका कोई सपना रुक गया, आप कुछ करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, तो आप कहीं ना कहीं आपका अभियान रुक गया है, ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल लगता है। मैं इसके पहले जब पापा थे तब मैं मुंबई में ही थी, मैं एक्टिंग के लिए गई थी, लेकिन वहीं पे जब मैं थी तब पापा की तबीयत खराब हुई, तो मुझे आना पड़ा। फिर पापा शांत हो गए, तो अब मम्मी को देखना पड़ता, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे क्या कोर्स, एक्टिंग वगैरह कोर्स करने गई थी? हाँ, कोर्स ही करने गई थी। तो मेरे भी बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो कुछ नहीं तो है। क्या सपना, जो मुख्य सपना क्या था जो पूरा करना चाहती थी, आज नहीं कर पा रही? एक्टिंग का ही सपना था कि एक्टिंग ही करनी थी बस। अच्छा, तो एक्टिंग करने का सपना था, वो पूरा नहीं हो पाया। तो आप ये बताइए कि जाहिर सी बात है, कोई चाहे बेटा हो बेटी हो, कोई सपना देखता है, उसमें कोई व्यवधान आता है और पूरा नहीं कर पाता है, तो आपको क्या इस बात का पछतावा होता है कि कहाँ से क्या हो गया माँ के साथ, अगर काश ऐसा ना होता? आपको उस सपने को पूरा ना करने का दर्द ज़्यादा है, या आपको आप अपनी माँ को आपने जो खुशी दी है, उनकी जो सेवा करती हैं, उनकी जो जिम्मेदारी उठाती हैं, उसका सहयोग करने की खुशी ज़्यादा है? क्या लगता है आपको? एक तौर पे तो देखो पछतावा भी है कि सपना पूरा नहीं हो पाया, एक तौर पे खुशी है क्योंकि हर किसी के नसीब में नहीं होती माँ बाप की सेवा करना। आज मैं अपनी माँ की सेवा कर रही हूँ तो ये मेरा बहुत बड़ा नसीब है कि चलो मैं माँ की सेवा कर रही हूँ। कुछ लोग तो अपने माँ बाप को तो वृद्धाश्रम में छोड़ आते, कम से कम मेरे सामने तो नहीं है ना ऐसा। मैं अपनी माँ की सेवा कर रही, अच्छी बात है, पापा की भी की, तो मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि नहीं मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, नहीं, मैं सबसे बड़ा काम वो कर रही हूँ, अपनी माँ को सही कर रही हूँ। तो डॉक्टरों का कहना क्या है कि उनकी जो दिक्कत है, मतलब क्या व्हील चेयर से दोबारा से वो सर्वाइव कर सकती हैं, उठ सकती हैं, चल सकती हैं फेफड़ों की वजह से? मतलब क्या डॉक्टरों का कहना क्या है कि क्या इनका जो रोग है ऐसे ही निरंतर व्हील चेयर पे ही रहेंगे, कभी ठीक भी होगा? डॉक्टर तो बोले थे कि ऑपरेशन भी हो जाएगा, तो बोले तो जैसे एक लंच है तो कौन देगा, तो मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर बात देने की है तो मैं अपना दे दूँगी एक लंच, तो वो आप मम्मी के में कर देना, आप ऑपरेशन वगैरह हो जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है वो तो कर देंगे, कुछ नहीं, लेकिन मम्मी के अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं कि मम्मी ऑपरेशन झेल जाए, इम्यूनो सिस्टम इतना मजबूत नहीं है शरीर झेल पाए ऑपरेशन को। तो फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि जब तक हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आप वृंदावन में जब माँ जी को दर्शन करा रही थी, आप व्हील चेयर पर लेके उनको चलती थी, आप उनको लेकर के साथ, तो आप जो लोग आपको देखते थे वो आपको किस निगाह से देखते थे? कभी किसी ने बात करने की कोशिश की आपसे? आपको एहसास हुआ ऐसा कि देखिए जी मैं अपनी माँ को दर्शन करा रही हूँ व्हील चेयर के साथ, तो लोग आपको कुछ उत्सुकता की निगाह से देख रहे हो, कुछ ऐसा प्रतीत होता था आपको?
हाँ होता था, बहुत लोग ऐसे देखते थे, कई लोग तो हेल्प भी करते थे साथ में, कि जैसे अब व्हील चेयर है वो नहीं चल पा रही तो बहुत से लोग आके हेल्प भी करते थे ऐसा। इस व्हील चेयर मतलब क्या दिक्कत आती थी आपको, क्या उसमें क्या है, कभी कभी वो चल नहीं पाती, जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ता होती ना तो वो चल नहीं अटक पाती जाती थी, है। हाँ अटक जाती थी वो, तो फिर बहुत से लोग हेल्प भी करते थे। और मंदिर भी गए हैं तो जो गार्ड वगैरह लगे रहते उनने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। किसी से आपकी ऐसी बात हुई, किसी ने कहा हो कि बेटी आप ये तो बहुत बड़ा काम कर रही हैं, बताओ कहाँ से आई हैं, कि कभी किसी संवाद हुआ है आपका कि उसने कहा हो तब इतनी दूर से माँ को दर्शन कराने आई व्हील चेयर पे वो भी? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, किसी से इतनी बात ही नहीं हुई। आपकी मोहल्ले में जो आप जहाँ रहती हैं उस मोहल्ले में लोगों की क्या राय है, आपके प्रति क्या धारणा है? क्या आपको लगता है कि आपको देखकर किसी अन्य बेटी में या किसी अन्य बेटे में ऐसा लगता है कि उसने सोचा हो कि वाकई में तुमने प्रियंका काबिल तारीफ काम किया है और भगवान ऐसी बेटी सबको दे? आपको कुछ ऐसा एहसास हुआ कभी? एहसास तो हुआ है, और बहुत लोग बोलते भी हैं कि आज जो माँ है तो वे बस मेरी वजह से है, क्योंकि अभी 2022 में मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी कि यहाँ के डॉक्टरों ने लापरवाही की थी, तो डॉक्टर बोले कि इनको घर ले जाओ सेवा कर लो इनकी, तो सब लोग बोलने लगे कि ठीक है घर ले जाओ सेवा कर लो, लेकिन मैं अपनी जिद पे कि नहीं इनको तो भोपाल लेके जाएंगे और बालाजी जहाँ तक पहुँचाएंगे वहाँ तक ले जाएंगे, बाकी अपन लौट आएंगे। लेकिन आज मेरी मेहनत रंग ला गई, आज मेरी मम्मी ठीक है, वहाँ तक पहुँच गई, इलाज भी हो गया और आज वो सही है। तो बस सब लोग ये बोलते हैं, जब मैं वहाँ से आई तो सब लोगों ने ये कहा कि आज मम्मी है तो केवल मेरी वजह से है, तो सब लोग बोलते हैं अगर बेटी हो तो मेरे। तो आज जैसे चल फिर पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि इनका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे साथ 24 घंटे हैं और उनका जो आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, आपको लगता है प्रेरणा। तो अच्छा एक बात जो अभी भी उभरती है कि अपने सपनों की बलि देकर कई बार कुछ लोग नहीं करना चाहते, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे उसके सपने मारे जाएं, वो कुछ करना चाहता है लेकिन वो वही कदम उठाता है, भाई परिवार काफ़ी पीछे छूट जाता है, माँ हो बाप हो, कितनी भी ज़रूरत हो व्यक्ति की, चाहे वो बेटा हो बेटी, मान लीजिए अगर उसका कोई अपना सपना है, वो अपने भविष्य में झांक कर देखना चाहते हैं, कुछ अपना भविष्य बेहतर बनाना है, तो अपने सपनों को कोई बलिदान नहीं देता, लेकिन आपने वो करके दिखाया, आपने वो किया, तो पछतावे की बात तो पहले हो ही चुकी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आगे अगर आपको मौका मिलता है, इसे भविष्य में कभी विवाहित होने के बाद या अभी भी कोई ऐसा कोई सहयोग मिलता है तो आप करना चाहेंगे वो रुका हुआ काम? हाँ करना चाहेंगे, अगर मम्मी बोले कि हाँ ठीक है कर लो, वो ठीक हो जाए तो हाँ करना चाहेंगे। अच्छा एक सबसे बड़ी बात जो है वो दिक्कत ये है, कल के दिन देखो बेटी कभी कहते हैं मतलब अविवाहित तो रहती नहीं, बेटी भी एक दिन विदा हो जाती है, अपने घर चली जाती है, तब आप क्या सोचती हैं? आपने उन बेटों को तैयार किया है अपने भाइयों को इसके लिए, आपके जाने के बाद वो जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कैसे क्या होगा, इसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? वो तो फिर ऐसा है कि देखो अगर मेरी जहाँ भी शादी होगी तो मैं पहले से देखो उनसे तो बात करके रखूँगी कि मेरी जिम्मेदारी कि यहाँ भी है, पूरा कन्विंस करके रहेंगे, पहले से आप बताएंगे सच्चाई हकीकत क्या है, और क्या क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे? मैं उनको यही बताऊंगी कि जैसे मैं शादी करके जाऊंगी उस घर में तो मैं जितनी जिम्मेदारी उस घर की उठाऊंगी, तो जिससे मेरी शादी होगी तो उसको भी इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। है कौन मेरे घर में? मेरी माँ है, दोनों भाई हैं, बस। और बस ये है कि अगर ठीक है, अगर वो मुझे भेजें कि हाँ ठीक है तुम चली जाओ, देखो सब कुछ सुनो, तो ठीक है मैं आती जाती रहूँगी, अगर नहीं तो फिर मम्मी को मैं अपने साथ रखूँगी। भाई जैसे छोटे हैं, आप कितने साल के हैं छोटे दोनों भाई? एक 21 साल का है और एक 18 साल का है। तो आज तो जैसे भाई की उम्र तो इतनी कम नहीं, सक्षम है वो, आप उनको आपको देख के उन भाइयों को लगता है कि जब बताइए मेरी बहन इस तरीके से जिम्मेदारी उठा सकती है तो ये सेवा धर्म हमें भी निभाना है, आगे चल के हम भी ऐसे ही सेवा करेंगे अपनी माँ की? हाँ लगता है, उन्हें भी लगता है, वो भी करेंगे, क्योंकि देखो मुझे देखते हैं, अभी मैं कर रही हूँ तो वो नहीं करते, लेकिन जब मैं नहीं करूँगी तो वो करेंगे। उन्हें भी लगता है कि जब मम्मी की ज़्यादा तबीयत बिगड़ती है तो उन लोगों की भी हाव भाव चेंज हो जाते, वो लोग भी एकदम परेशान हो जाते, तो वो तो सेवा करेंगे। अच्छा इस एक जो दूसरा पक्ष है आपके जीवन का, इस सेवा और सपने से इतर आप कुछ और भी, मैंने सुना है कि आप समाज सेवा के प्रति भी थोड़ा जागरूक रहती हैं, इसके अलावा और क्या क्या करती हैं? आपको क्या अच्छा लगता है लाइफ में? मुझे तो देखो वैसे समाज सेवा बहुत अच्छी लगती है, अगर कोई जैसे बेजुबान है उनकी भी सेवा करना अच्छी लगती है, और ब्लड डोनेशन का है वो भी मैं करती हूँ। तो क्या ऐसे कौन से अभियान आप अभी चलाती हैं जिससे अन्य लोगों को आप लाभ दे पाती हैं, उनके लिए खड़ी हो पाती हैं? ये है कि अभी तो बेजुबानों के लिए मैं कर रही थी। क्या क्या करती हैं? जो जैसे ये रोड के रहते हैं ना,
स्ट्रीट डॉग वगैरह रहते तो उनको खाना देना, ये सब, और गाय की टंकियाँ भरना और टंकियाँ रखवाने जाना, ये सब अच्छा। करते हैं। हाँ तो ये कुछ अच्छा, गौ सेवा भी आप जितनी हाँ। बनती है करती हैं, जैसे जो जो आवारा पशु होते हैं उनको खाने पीने के इंतजाम है, पानी पीना है, पक्षियों के लिए भी कहीं, ये छोटे मोटे मतलब आप काम करती रहती हैं। हाँ हाँ। तो आप अब ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, आपको क्या इन चीज़ों से होता क्या है? इन चीज़ों से बहुत कुछ होता है। एक तो दुआएं मिलती, जो दुआएं मिलती ना वही बहुत रहती, वही काम में आती है आगे, इसलिए बस दुआएं मिलती हैं। और प्रेरणा का ऐसा है कि दीदी थी, नीलम दीदी थी, तो वो करती थी, तो उनको देख के फिर मुझे लगा कि मैं भी करूँ। तो आप जैसी जो अन्य बेटियां हैं, हम उम्र जो बेटियां हैं, जो आज भी बगावत कर बैठती हैं, माँ बाप तो बहुत दूर की बात है, वो अपने घर परिवार किसी व्यक्ति के लिए आजकल बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे हैं, जैसे ये कहते जो प्रेम विवाह चलते हैं, लोग अपने घर परिवार से बगावत कर देते हैं, माँ बाप सबको त्याग देते हैं। जिम्मेदारियां तो बहुत दूर की बात है, घर में कितनी बड़ी परेशानियां हो, उन सबको दरकिनार करके बहुत आगे निकल जाते हैं अपनी खुशी के लिए। ऐसी ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसी बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? क्या उनकी बगावत ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं देखो, उनको चाहे बेटी हो या बेटा हो, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि जो माँ बाप है ना, वो पहली बार ही मिलते हैं ज़िंदगी में, बस वो फिर नहीं मिलते। अगर आपने उनको पा लिया तो सब कुछ पा लिया। भगवान भी बोलते हैं कि पहले माँ बाप है, बाद में वो है, और माँ बाप की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है। और इनकी सेवा हर किसी के नसीब में थोड़ी ना होती, लेकिन जो बेटी और बेटा भाग जाते घर से और लव मैरिज कर लेती, ये कर लेती, तो उनको नहीं करना चाहिए। माँ बाप तो देखो, अरे जिस माँ ने जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, आज उसको ही छोड़ के चले गए, ये सब नहीं करना चाहिए। माँ बाप है तो सब कुछ है। सगे भाई बहन भी अपने नहीं होते अगर माँ बाप नहीं होते। अगर माँ बाप अपने पास में, तो मैं तो बोलूँगी सभी लोग हैं। अभी समाज में से कई ऐसे केसेस हो रहे हैं, कई गलत बेटियां इधर उधर चली जाती हैं, बाद में उन्हें पछतावा होता है कि हमने गलत निर्णय लिया, हमने गलत किया है। और एक शिक्षा की अगर बात करें तो आपको लगता है कि ये जो कदम उठाती हैं, या कहीं ना कहीं संस्कारों में कमी रह गई है, या उनकी शिक्षा में कमी रह गई है, उठाती हैं, और उन्हें इन चीज़ों से बचने के लिए आखिर क्या उनके लिए एक संदेश आपको हो सकता है कि वो इन चीज़ों से कैसे बच सकती है? बात अगर संस्कारों की जाए तो हर माँ बाप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार ही देते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरी बेटी या बेटा बिगड़े, ठीक है। अगर ये लोग बिगड़ते हैं तो केवल बाहर से, अब बाहर जा रहे, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, घूम रहे, फिर रहे, ये कर रहे हैं। अगर एक दोस्त ने किया तो दूसरा तो करेगा यार, इसने किया है तो मैं भी ट्राई करूँ, मैं भी करूँ, तो वो ये करते। तो इसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारे अपने घर पे हैं। अब बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बच्चे गलत हैं ना, तो बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि नहीं, माँ बाप का विश्वास है कि नहीं, मेरा बेटा और बेटी ये नहीं करेगा। तो अगर वो बच्चे वो विश्वास के अपने पास रखें ना कि ऐसा है कि माँ बाप को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा होगा, तो फिर ऐसा कभी नहीं होगा। और जो गलत दोस्त में, संगति में पड़े आते, जो ये भाग जाते, ये कर लेते, तो वो कभी नहीं होगा। मेन चीज़ क्या होता है कि बच्चे कुछ भी कर लेते, माँ बाप पे दोष आता है कि यार माँ बाप ऐसे होंगे तभी तो बच्चे हैं, माँ बाप क्यों ऐसे होंगे, माँ बाप ऐसे नहीं होते, माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं। अभी आपको ये लगता है कि कहीं समाज में अभी भी आपके आसपास आपको लगता है कि बेटे बेटी में भी अंतर करते हैं कुछ परिवार के लोग? नहीं करते वैसे, अब तो नहीं करते। बेटे बेटी में अब आपको लगता है कि समांतर समझा जाता है? पहले एकदम पुरुषवादी समाज कहा जाता है, आज भी होता है ऐसा, बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बेटियों को कम। अब आपको लगता है कि कुछ बदलाव हो रहा है समय के साथ? हाँ बिल्कुल हो रहा है, समय के साथ बदलाव तो बहुत हो रहा है, क्योंकि जो बेटे नहीं कर पाते वो बेटियां कर देती हैं। एक सवाल, एक साधारण सा सवाल एक और पूछते हैं आपके नज़रिए से। कई बार आपने माँ बाप की बात की, आप बेटी हैं तो माँ बाप की बात कर रही हैं। बेटी विवाहित होकर दूसरे घर में जाती है तो सास ससुर से उसकी नहीं पड़ती है, सास ससुर से उसकी लड़ाई होती है, वो उसके हस्बैंड के माँ बाप हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि वो समर्पण जो उसका माँ बाप के प्रति होता है उनके प्रति नहीं होता है? फिर उधर उस पर सवाल उठते हैं कि भाई सास ससुर से आपका वो संबंध नहीं है, जो माँ बाप का जो सम्मान आप देते हैं तो यहाँ दीजिए, तो वो झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हर बेटी वो जो हस्बैंड के माँ बाप रहते हैं ना, वो उनको माँ बाप नहीं समझती, वो उनको सास ससुर ही समझती। जब वो सास ससुर समझेंगे ना तो वो भी बहू ही समझेंगे, वो बेटी नहीं समझेंगे। इसलिए जो लड़की है उसको भी ये समझना चाहिए कि जो माँ बाप वहाँ थे वही इधर है। अगर वो ऐसा समझने लगे कि चलो वो लोग कितना भी बोल रहे हैं गलत, तो वो चुप रहे उस बात को, वहाँ पे चुप रहे वो, और बाद में बोल दे कि नहीं मम्मी पापा आपने ये गलत बात बोली, तो उस घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। और वो माँ बाप माने,
सास ससुर नहीं माने, अगर उनने माँ बाप मान लिया तो वो भी बेटी ही मानी, बहू नहीं तो मानी। एक सामान्य सी बात है जो आपने कई बार, ज़्यादातर लोग संत महात्मा भी कहते हैं, प्रवचनकार कथाकार भी कहते हैं, ऐसा होता है कि वो जो आप जिस घर में जाती हैं उस घर की जो बेटी है, उस घर की बेटी है, उसका समर्पण वहाँ नहीं है। एक जिस सिलसिला निरंतर चलता रहता है, उसका वहाँ नहीं है, उसका वहाँ नहीं है, उसका वहाँ नहीं है, उसका अपने घर पे ही होता है, वहाँ नहीं होता है। तो अगर आप दोनों पक्षों पे जो दोनों पक्षों के नज़रिए से सोचें, यहाँ की जिम्मेदारी यहाँ निभाए, वहाँ की जिम्मेदारी वहाँ, तो शायद झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाए। तो ये एक जो आपने, आपकी उम्र कितनी है अभी फिलहाल? 26। अच्छा 26। अब आपका क्या इरादा है कि अब आपको लगता है कि माँ की जिम्मेदारी से आप कुछ अब संतुष्ट हैं और आगे चल के ये सब ऐसा ही चलता रहे, फिर आपकी अपनी लाइफ हो? लेकिन जैसे कि आपने पहले कहा ही है कि अब हम दोनों में तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे, ये परिचित कराएंगे, जिस घर में जाएंगे वहाँ भी परिचित कराएंगे कि भाई यहाँ भी हमारा भी कर्तव्य हमें निभाना है। अब आप शिक्षा को आपने अभी जारी रखा हुआ है? अभी नहीं, अभी तो बंद। अब आगे कोई इरादा नहीं है क्या पढ़ने का? नहीं, अब आगे कोई नहीं। समाज सेवा के लिए आपने क्या सोच रखा है, अब क्या करेंगे आप? समाज सेवा के लिए तो सोच लगा कि जितना होगा, जिसके लिए होगा उतना करेंगे। आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई एक ऐसा समाज सेवी संगठन खड़ा करें आप, जिससे और ऐसी बेटियों को प्रेरणा दें जो आपने किया है? हम कुछ हट करके, क्या जो समाज से कुछ थोड़ा हट के सोच रखता है वो कुछ समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर पाता है, बेहतरी के लिए कुछ आप अन्य बेटियों को तैयार करें, बेटों को तैयार करें, हजारों लोगों के सामने ऐसी प्रेरणा बने, तो जो आपने किया वो तमाम और लोग भी करें। इसके लिए कभी कोई संगठन के साथ में काम करके आप चलना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे भविष्य में? हाँ बिल्कुल, अगर संगठन बनेगा तो बिल्कुल बनाएंगे और उनको बताएंगे कि क्या कैसे करना है, क्या कैसे नहीं। तो अगर ऐसा कभी आगे हुआ तो करेंगे। वर्तमान में जो सरकारें हैं वो आपके हिसाब से लगता है कि बेटियों को आगे लाने का काम कर रही हैं? जैसे अभी एक लाडली बहना की काफ़ी चर्चा हो रही है। लाडली बहना में कहते हैं हर बहन बेटी को पैसे दिए जाने हैं। तो आपको लगता है कि इस सब चीज़ों से कुछ बेटियों का उत्थान हो रहा है, उनमें कुछ सुधार हो रहा है उनकी लाइफ में? हाँ बिल्कुल, सुधार तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये है कि अब बहुत सारी लेडीज़ हैं, ठीक है, तो कहाँ तक ये अगर सबके अकाउंट पे पैसे जाएगा सब कुछ हो तो सबका ये है कि हाँ हो जाएगा सबका। तो ये है कि हाँ ठीक है, हो तो रहा है कुछ ना कुछ लड़कियों के लिए और लेडीज़ों के लिए। अच्छा, अपने परिवार में और मम्मी पापा या भाई, पापा तो जैसे नहीं है, और मम्मी और भाइयों की जिम्मेदारी के साथ साथ आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करती हैं जिसको आपको कहीं ना कहीं उन सपनों को भले पूरा ना कर पाई हो लेकिन आपको संतुष्टि मिलती हो कि हाँ आप ये कर रही हैं, और ऐसी कुछ इवेंट्स, ऐसा कोई अपनी रुचि का काम जिससे लेकर आपको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ आपके सपने तो पूरे हो ही रहे हैं इसके माध्यम से, ऐसा कुछ है क्या? हाँ है, मैं एक्चुअली बधाई डांस करती हूँ, जो अपने यहाँ का पारंपरिक होता, जैसे हर कहीं का अलग अलग होता, हर स्टेट का, तो अपने यहाँ का बुंदेलखंड का है बधाई डांस, बधाई और ढमरियाई, तो ये मैं करती हूँ और बहुत दूर दूर तक गई भी हूँ। अच्छा, हाँ दिल्ली तक भी गई हूँ मैं ये, और हम लोगों का चैनल भी है। तो ये तो कोई ग्रुप है कि आपने जहाँ ये सब, कितने लोगों का ग्रुप है जो आप ये सब प्रस्तुतिकरण देती हैं बाहर? ये 15 से 16 लोगों का ग्रुप है। आप उसको लीड करती हैं? हाँ मैं लीड करती हूँ, भैया हैं तो वो लीड करते हैं। कहाँ तक प्रोग्राम किए हैं आपने? भोपाल भी गई हूँ, दिल्ली भी गई हूँ, तो ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ पे गई हूँ। तो उससे मतलब लगता है कि आपको जो आपकी जो एक्टिविटी थी एक्टिंग करने की, आप जो करना चाहती थी, तो वो एक्टिंग से जुड़ा ही एक मसला है, और तो आपको लगता है कि इसके माध्यम से कुछ ना कुछ आपको हासिल हो रहा है, पब्लिसिटी हासिल हो रही है, लोग देख रहे हैं कि हाँ प्रियंका काबिल है, देखो कहीं वो घर परिवार तो देखती है ये भी कर रही है। हाँ ऐसा होता है, बस ये है कि अब बाहर जाना तो हो नहीं पा रहा, तो ये करते हैं तो इसमें खुशी मिलती है बस। अच्छा, डांस दो बताए आपने, कौन कौन से बताए? ये एक बधाई डांस बताया और एक ढमरियाई। अच्छा, तो ये मतलब इससे लगता है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको कर रही, तो इसको और आगे ले जाने की आपको कोई कोशिश कर रही हैं आप इसको? हाँ बिल्कुल, इसको और आगे भी ले जाना है, क्योंकि अपने यहाँ का है तो बुंदेलखंड का है तो बिल्कुल ले जाएंगे आगे। चलिए ठीक है, ये भी एक तरीका है इनका, एक जो लोक कला से जुड़े रहने का और लोक शैली के लिए जो कर रही है वो भी एक काबिल तारीफ इनका काम है। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी विस्तार पूर्वक हमने इनसे बात की, और एक ऐसी मिसाल बन करके समाज के सामने आती है, चाहे अपने घर परिवार और यहाँ से लेके वृंदावन तक के इन्होंने जो रास्ता तय किया और
जो रूपरेखा तैयार की उसमें सफलता पाई, माँ को दर्शन कराए, व्हील चेयर के माध्यम से उन्होंने इतना बड़ा अभियान जारी रखा और समाज के सामने प्रेरणा बनकर न केवल बेटे अपने माँ बाप को यात्रा कराते हैं बल्कि बेटियां भी उतने ही बढ़ चढ़ कर काम कराती हैं। और ये प्रियंका ने जो किया है वाकई में समाज के सामने काबिल तारीफ है। एक छोटा सा एक और प्रश्न करना चाहते हैं कि आजकल बेटियां एक और अभियान चल रहा है, समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परंपराएं होती हैं वो कहीं ना कहीं बेटों से ही कराई जाती हैं, बेटियां उनके लिए बाध्य नहीं होती, बेटियों से वो चीज़ें नहीं कराई जाती। लेकिन कुछ सालों से ऐसी प्रेरणा बन रही है कि हमने ये देखा है कि पिता का अंतिम संस्कार तक बेटियां करती हैं, शमशान घाट तक जाती हैं, पिता का अंतिम संस्कार बेटियां करती हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी कुछ परंपराएं हैं वो टूटनी चाहिए और बेटी बढ़ चढ़ कर जो कर रही है वाकई में आगे चल के और कुछ बहुत आगे जाने वाली है बेटियां? क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बेटियों को भी उतना ही हक होना चाहिए। जब बेटी पूरा घर संभालती, हर कुछ अपने माँ बाप को संभालती, तो ये क्यों नहीं, ये अधिकार भी आज वो प्लेन चला रही हैं, जलयान चला रही हैं, बोट चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, सब कुछ चला रही हैं आजकल लड़कियां, तो उनको भी ये हक तो मिलना चाहिए, माँ बाप के प्रति होना चाहिए। क्योंकि हर जगह बेटे ही नहीं कि नहीं, बेटे होते किस लिए, आग देने के लिए, इसके लिए थोड़ी ना होते हैं। उनको भी पूरी तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। वो क्या है, शादी हो गई बस अलग हो गए, बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं, वो अकेले खाना बना रहे, वो अकेले खा रहे, नहीं हो रहा तो वृद्धाश्रम छोड़ आ रहे। तो बेटियों को तो आपके हिसाब से वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट सही नहीं है? कई ऐसे होते हैं अनाथ होते हैं जिनके बेटे ही नहीं है, बेटे नहीं है, बेटी नहीं है, तो उनको भी रखा जाता है वहाँ पे। लेकिन हाँ, वो लांछन है, समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा है कि जिनके बेटे बेटी होते हुए भी जिन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता तय करना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है, तो वो निश्चित तौर पर समाज के लिए कलंक है। और इस बेटी ने जो सपना पूरा किया है, अपने पिता का सपना पूरा किया है, माँ का सपना पूरा किया है, समाज के लिए आदर्श बना है, अपने सपनों की बलि दी है। और आज फिर भी भविष्य में क्या छुपा है, भविष्य के गर्त में क्या चीज़ें छुपी हैं, भविष्य में हो सकता है ये बेटी बहुत आगे जाए, तरक्की करे और घर परिवार और समाज के लिए आदर्श बनकर रहे। और प्रियंका जी, आप हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज के सामने ऐसी ही प्रेरणा बनी रहें और समाज की बेटियों को आगे भरसक बढ़ने में ऐसे ही उनको प्रेरणा प्रदान करती रहें। इन्हीं सपनों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।